गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी समरी डिस्कस करने वाले कुछ एनिमल से रिलेटेड, यानी कि जो पशु पक्षी और जानवर होते हैं उनसे रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी समरी यहाँ पर देखेंगे। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यदि आप पर्यावरण अध्ययन की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। उसके लिए इसके अंदर क्या क्या कंटेंट रहेगा ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और यदि आप इसे ख़रीदना चाहते हैं या डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, और आप हमें 8770803840 पर जाकर व्हाट्सएप करके भी इसकी सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आई रिपीट 8770803840। चलिए सेशन की स्टार्टिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें वन लाइनर फैक्ट में अरेंज की गई है। वन लाइनर यानी कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गेन कर पाए। पूरी एनसीईआरटी बुक से पढ़ने की इसको आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारे पशु पक्षी क्या है, एनसीईआरटी में क्या क्या इनके बारे में दिया हुआ है, प्रदूषण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, और कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं जैसे सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, सबसे कम वजन का पक्षी कौन सा है। ये कुछ चीज़ें आपसे स्टैटिक के बारे में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर वन लाइनर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता होती है। चींटियां जब चलती है तो अपने चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, ठीक है। ये चींटियों के बारे में बात हो गई। फॉर्मिक एसिड हम लोग यहाँ पर उस चीज़ को बोल सकते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमको ढूंढ लेते हैं। चाहे आप कहीं पर भी रजाई में कहीं पर भी छुपे हुए हो, मच्छर आपको ढूंढ ही लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई भी बाहर का कुत्ता आया था। तो ये डॉग से रिलेटेड हमारी एनसीईआरटी हो गई। अगला है रेशम का कीड़ा। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वाइट कलर का, इसका एक पूरा चैप्टर भी है जहाँ पर हम लोग जो रेशम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि रेशम क्या होता है और कैसे बनता है, तंतु से वस्त्र तक करके हमारी एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जिसमें हम ये सारी प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरीके से एक रेशम के कीड़े के द्वारा रेशम का निर्माण होता है। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। उसके बाद है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, ठीक है। और अगर बात करें तो पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को पर अपनी नज़र बना सकता है, मतलब दोनों साइडों की, तो वो दो अलग अलग चीज़ों को एट अ टाइम देख सकता है। लेकिन मनुष्य में डिफरेंट ये होता है कि मनुष्य एक ही चीज़ पर फोकस अपनी दोनों आंखों के माध्यम से कर सकता है, ठीक है। अगले हम लोग बात करें, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चित्र पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें उस चीज़ से दूरी का एहसास हो जाता है कि दूरी या डिस्टेंस कितनी है। और पक्षियों के बारे में बात करें तो जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो दो अलग अलग चीज़ों को देख रहे होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चिल, बाज और गिद्ध जो है हमसे 4 गुना तेज देख सकते हैं, मतलब उनकी देखने की दृष्टि हमसे 4 गुना ज़्यादा होती है। तभी तो हम लोग बोलते हैं चील, बाज और गिद्ध जो है ऊंचाई पर उड़ते हुए भी अपने शिकार को जमीन पर पहचान लेते हैं। आगे यहाँ पर बात की गई है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ जो है या तो सफ़ेद दिखाई देगी या फिर काली दिखाई देगी, ठीक है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, मतलब हमेशा मानते हैं कि सांप को हमारे पैरों की आवाज़ आ गई है, उसे समझ आ गया कि कोई आ रहा है तो वो अपने बिल में छुप गया। ऐसा नहीं होता है। वो ज़मीन पर कंपन को सुनकर, उसको समझकर, कंपन को महसूस करके ही वो आहट से पहचानते हैं, उस कंपन से पहचानते हैं कि सामने कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो उनके कान नहीं होते हैं, वो कंपन से पहचानते हैं। और यदि बात की जाए, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठे लंगूर के पास आती किसी मुसीबत, जैसे कि शेर या चीते को देखकर एक खास तरीके की आवाज़ निकालते हैं जिससे उनके साथियों तक ये संदेश पहुंच जाता है। और पक्षी भी इसी तरीके से कार्य करते हैं, जैसे कि अलग तरीके की उनकी अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से वो अपने आसपास के जो अपने प्रजाति के जीव हैं उनको एक अलर्ट दे देते हैं कि सामने कोई खतरा है या फिर खाना मिल गया है, इस तरीके से। तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज यहाँ पर होती है, ठीक है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। मछलियाँ जो है खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती है। ये मछलियों की पर्टिकुलर यदि हम लोग बात करें तो पानी के अंदर जो बिजली की तरंगें होती है उसके माध्यम से ये एक दूसरे को मैसेज पहुंचाती है।
कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब सी हरकतें करते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग इनकी इन हरकतों को समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे कि हमने देखा है, ठीक है, एक हम घटना भी यहाँ पर दी हुई है। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी के समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खासी जो जनजाति है उसके द्वारा समझ लिया गया था और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था और ये लोग जो है सुनामी से बच गए थे। ये सन 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि पहले ही एनिमल्स के द्वारा अलर्ट आ चुका था। ये जानवर समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और इन्होंने क्या करा, उस इलाके को खाली कर दिया। डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी पूरी भाषा होती है। जैसे इंसानों की अपनी भाषा होती है, वैसे ही जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है जिसमें वो कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान हम लोग बोल सकते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। तो कौन वो हो सकता है? जैसे कि छिपकली। फिर यदि हम लोग बात करें स्लॉथ के बारे में, स्लॉथ कौन होता है? स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखता है लेकिन वो भालू नहीं होता है। ठीक है, ये भालू की तरह दिखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड इमेज में, ये भालू की तरह दिखते हैं। ठीक है, ये 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे लटक कर सोते हैं। सप्ताह में एक बार ये नीचे उतरने का कष्ट करते हैं। ठीक है, जब भी इन्हें शौच पर जाना होता है, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर ये अपना जीवन गुजार देते हैं और हार्डली ये 7 से 8 पेड़ों पर अपने पूरे जो 40 वर्ष का इनका जीवन काल होता है इसमें घूमने का कष्ट करते हैं। मतलब ये बहुत आलसी टाइप के होते हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें बाघ की, तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी चील, बाज और गिद्ध की, वो हमसे 4 गुना तेज उनकी दृष्टि होती है। बाघ की बात करें तो उसकी देखने की दृष्टि जो है 6 गुना बेहतर होती है। बाघ की मूंछें हवा में कंपन करते जो कंपन होता है उसको भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है और अंधेरे में ढूंढने में भी बाघ को यहाँ पर मदद मिलती है। बाघ हवा की वजह से पत्ते हिलने की जो आवाज़ होती है और शिकार की वजह से झाड़ियों में जो सरसराहट हो रही है वो आवाज़ को पहचान जाता है। ठीक है, तो पेड़ के पीछे छुपने की या झाड़ियों के पीछे छुपने की गलती हम लोग ना करें। अगला है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, ताकि वो एक आवाज़ को और अपने शिकार को अच्छे से पहचान सके या फिर उसकी आवाज़ को अच्छे से सुन सके। ठीक है, आगे देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी फ्लावर वैली कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, एक और पूछा जाता है साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी केरल में है। मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। इस तरीके से थोड़ी बहुत हमारी स्टैटिक चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं घाना पक्षी विहार, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। सरिस्का नेशनल पार्क आपसे पूछा जा सकता है, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो भी राजस्थान में ही स्थित है। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सपेरों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। नॉर्मली उन्हें कालबेलिया यहाँ पर बोला जाता है। नागगुम्फन, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, नागगुम्फन जो एक ऐसी डिज़ाइन होती है जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र यानी कि जो गुजरात में है और दक्षिण भारत में इस प्रकार की डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हम दीवारों पर अच्छे से पेंटिंग वगैरह कर सके। ठीक है, इस तरीके से जैसे हम लोग नॉर्मली फूलों की रंगोली बनाते हैं उस तरीके से यहाँ पर सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इस प्रकार की रंगोली का प्रयोग किया जाता है और कपड़ों पर कढ़ाई भी की जाती है और दीवारों पर भी, दीवारों को सजाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नाच भी एक प्रकार का डांस होता है जिसमें सांप जैसी मुद्राएं बनाई जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली शादी वगैरह में करते हैं नागिन डांस, वैसे ही कुछ इस तरीके का डांस ये होता है। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यहाँ पर इसका एक इमेज आप देख पाएंगे। ये इस तरीके से सूखी लौकी जब सूख जाती है तो उसके ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन करके बनाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है तुम्बा। ठीक है, नॉर्मली तुम्बा, खंजरी और बिन जो होते इसी प्रकार से उसके ऊपर डिज़ाइन करके बनाए जाते हैं। किसके ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं? सूखी लौकी के ऊपर। हमारे देश में पाए जाने वाले सांप में से 4 तरीके के जो सांप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं, जिसमें एक आता है नाग, दूसरा है करे, तीसरा है दुबोइया और फोर्थ है हमारा बफाई। ये चारों सांप बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है, जहर चला जाता है, वो 2 बिंदु वाला निशान वहाँ पर बन जाता है। एक सीरम नाम की दवा होती है जिससे इसका उपचार किया जाता है और सीरम भी सांप के जहर से ही बनता है, तभी तो बोला जाता है जहर ही जहर को काटता है। ठीक है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और ये सबसे बड़े दुख की बात है कि वहीं पर सबसे ज़्यादा गरीबी है, एक भूखमरी वाली सिचुएशन हम लोग वहाँ पर भूल सकते हैं।
अगले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हिंदी में आम पापड़ को अमावट, बंगाली में आम सोटो, असम में आमटा बोला जाता है, तेलुगु में मम्मड़ी तंद्रा बोला जाता है और मराठी में अम्बावड़ी इसे बोला जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि हम लोग स्वाद और पाचन की यहाँ पर बात करें तो हमारे पेट का जो तापमान रहता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। हमारे पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है। ठीक है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी में किया जाता है, अभी हमने देखा। फिर भी वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। मुस्लिम लोग जो होते हैं वो कपड़े को छानने में यूज़ करते हैं, नॉर्मली छन्नी की जगह वो कपड़ों को ही यूज़ करते हैं। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले उसे अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई भी नमी नहीं रहे, वरना अचार यहाँ पर खराब हो सकता है। पिचर प्लांट जो है नेपेंथिस को भी कहा जाता है, हिंदी में उसे घटपड़नी भी कहा जाता है। ठीक है। मेघालय और इन इलाकों में ये पाया जाता है। पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार यहाँ पर कर लेता है। वेलक्रो सैंडल का एक खुरदुरा हिस्सा आप इसे बोल सकते हैं, जिसको चिपकाने के लिए पहनने के बाद चिपकाया जाता है ताकि वो हमारे पैरों में अच्छे तरीके से फिट हो जाए। जॉर्ज रे मेंटल के द्वारा 1948 में इसकी खोज की गई थी और कांटों वाले बीज से इसका निर्माण हुआ था। इसका भी हम इमेज पूरा देख लेंगे। पौधे घूम नहीं सकते, वो एक बार में एक ही जगह रहते हैं, लेकिन बीज बहुत लंबी यात्रा यहाँ पर कर सकते हैं। बीजों कपड़े में चिपक कर, हवा में उड़कर या पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं। सोयाबीन की फली पकने के बाद फूट जाती है और सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। हरी मिर्ची, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आए हैं। पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए हैं। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी की बात करें तो ये अफ्रीका से आई है। गढ़सिल झागर जो झील है, ये जो लेक है, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में आती है। ठीक है। पुराने समय में वहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था। यहाँ पर जैसलमेर में टोटल 9 झीलें थी, जो एक बड़ी झील के बरसने के बाद वो सारी छोटी छोटी झीलें भर जाती है। ठीक है। बहुत कम बारिश यहाँ पर जैसलमेर राजस्थान में होती, साल में 1 या 2 बार, और कभी कभी तो बिल्कुल बारिश होती भी नहीं है। जब ये झीलें भर जाती है तो लोग वहाँ पर उत्सव मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और जैसे उत्तराखंड में आप एक परंपरा देखेंगे, नई दुल्हन जो आती है वो सबसे पहले अपने घर में आते ही पहले पानी की पूजा करती है। इस तरीके से पानी को लेकर बहुत सारे रीति रिवाज है। चलिए अब हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया, मतलब स्विट्जरलैंड को वेलक्रो का आइडिया आया कैसे था। तो ये 1948 की एक घटना है। एक दिन जॉर्ज मेंटल जो अपने डॉग के साथ सैर से लौट रहे थे, उन्होंने पाया कि उन दोनों के ऊपर बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान हो गए कि बीज कपड़े से कैसे चिपक सकते हैं। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप को निकाला और जब बीजों को बारीकी से देखा तो बीजों के अंदर छोटे छोटे से हुक थे। इसकी मदद से बीज ने क्या कर लिए थे, कपड़ों के रेशों को जकड़ लिया था। ये देखकर मेंटल को एक आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंडल पर जो चिपकाने का होता है, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से सैंडल को पहन सकते हैं, पैरों में वो अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर उन्होंने ये आइडिया जो है, वेलक्रो का आइडिया जो है, सर जॉर्ज मेंटल जो है उनको इस तरीके से आया था। कब आया था? 1948 में आया था। कहाँ के थे वो? स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है। तो ये चर चर करने की आवाज़ आती है जब आप इसको खोलेंगे। हमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसको लगे हुए भी देखा है। तो इस तरीके से ये पूरा वेलक्रो का आविष्कार किया गया था। फिर हम लोग बात करें नेपेंथिस की, पिचर प्लांट्स की, ठीक है, या फिर घटपर्णी की। तो ये क्या होता है? कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीव जो होते हैं उनका शिकार करते हैं। नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसे 3 से 4 प्रकार के पौधे होते हैं। और अभी आप देखेंगे अपने एमपी में, छत्तीसगढ़ में भी एक संड्यू करके एक पौधा है, जो इस तरीके का तो नहीं दिखता है, लेकिन वो भी एक कीटभक्षी पौधा है। क्योंकि उस पौधे में बोल सकते हैं नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या करता है, वो कीटों को खाकर अपने बोल सकते हैं उस प्लांट की बॉडी में उसकी कमी को पूरा करता है। तो अभी रिसेंट कुछ समय पहले ये न्यूज़ आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के जो प्लांट्स है, कीटभक्षी जो पौधे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा भरमार हो रही है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। बाकी हम लोग यहाँ पर नेपेंथिस की बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा ये मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में यह पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, इसीलिए इसे हिंदी में घटपर्णी नाम इसे दिया हुआ है। इसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा हुआ रहता है। घड़े से एक खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े जो होते हैं खींचे चले आते हैं। पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत चतुराई से जो है अपना शिकार यहाँ पर करते हैं। और इसके साथ साथ आप एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रख सकते हैं। कौन कौन से पौधे हैं जो कीट भक्षी या फिर जंतु भक्षी की श्रेणी में आते हैं। तो एक तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, सन ड्यू के नाम से जाना जाता है। वैसे सन ड्यू का हिंदी मीनिंग आप निकालेंगे तो सूर्य के समय जब ओस की बूंद जिस तरीके की दिखाई जाती है, उसे सन ड्यू बोला जाता है। ठीक है। सन ड्यू हो गया, एक पीचर प्लांट हो गया, इसे कुंभी पादप भी बोला जाता है।
ये नाम आप सारे लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कीट भक्षी है, तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे सकते हैं। और भी बात करें बटर वॉटर्स, ठीक है, बटर वॉटर्स भी एक प्रकार का कीट भक्षी है। और भी है इसके अंदर, एक और है, एक है वीनस फ्लाई ट्रैप करके, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप करके, ये भी एक प्रकार का कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। और आगे बात हम लोग करेंगे, अब हम लोग कुछ ऐसे जानवरों की बात करेंगे जिनके कान जो हैं वो बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे जानवरों की बात करेंगे जिनके कान बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते हैं। तो बाहर की तरफ दिखाई देने वाले जानवर कौन से हैं, क्योंकि ये शिशु को जन्म देते हैं। तो हिरन, चीता, सुअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली, इस तरीके के कुछ जीव हैं जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। और जिनके कान बाहर की तरफ नहीं दिखते हैं उसमें मेंढक हो सकता है, चिड़िया हो सकती है, बतख, मछली, चींटी, सांप, कौवा, छिपकली, ये सारे अंडे देते हैं। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं किसके कान बाहर होते हैं और किसके कान अंदर की साइड पाए जाते हैं। अब हम लोग यदि बात करें घुमक्कड़ बीज की, तो पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, लेकिन इनके बीज जो है घूमते रहते हैं और ये दूर दूर तक हवा, पानी और इनके माध्यम से पहुंच जाते हैं। ठीक है, यही अभी हमने डिस्कस भी किया था। इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमने वेलक्रो वाले जो बीज देखे थे कि वेलक्रो में बीज में कुछ हुक लगे हुए रहते हैं, तो वो इस तरीके के होते हैं। और ये जो बीज होते हैं बहुत हल्के होते हैं, हवा के माध्यम से इधर उधर उड़ जाते हैं। देखो आप यहाँ पर बताया हुआ, आँच ही करते ही ये हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुछ इसी तरीके की एक टेबल, और हम लोग देखेंगे जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। सबसे पहले कॉलम में आप ये देखेंगे, दूसरे में जिनकी खाल के ऊपर बाल होते हैं, ठीक है, जिनके कान बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते हैं और जिनकी खाल पर पंख है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, हाथी, लोमड़ी, सुअर, चूहा, बिल्ली, भैंस और ऊँट, कान बाहर की तरफ हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिनके खाल के ऊपर बाल होते हैं, उनकी खाल है उसके ऊपर उनके बाल है, लोमड़ी, हाथी, सुअर, चूहा, बिल्ली, भैंस, ऊँट। ठीक है, फिर हम लोग बात करें कान बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते हैं, मुर्गी है, कौवा है, चिड़िया है, मोर है, छिपकली है, कबूतर है और बतख है। और जिनके खाल पर पंख पाए जाते हैं तो वो पक्षी हो जाएंगे, मुर्गी, सुअर, चिड़िया, मोर, कबूतर, बतख। ठीक है, इन सबके बोल सकते हैं जो पंख होते हैं इनकी खाल पर होते हैं। ठीक है, तो ये एक टेबल जो एनसीईआरटी में दी हुई थी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब कुछ स्टैटिक जीके हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। विश्व की यदि सबसे छोटी चिड़िया की बात करें तो हमिंग बर्ड इसे बोला जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी या विश्व का सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कौन होगा, तो शुतुरमुर्ग आप इसे बोल सकते हैं। विश्व का एक ऐसा पक्षी जो पोस्टमैन की तरह कार्य करता है, तो आपका आंसर यहाँ पर कबूतर हो जाएगा। विश्व की किस चिड़िया की आवाज़ सबसे ज़्यादा मधुर मानी जाती है, बुलबुल की आवाज़ को। और कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है, कोयल जो है कभी भी अपना घोंसला यहाँ पर नहीं निर्मित करती है। अगला पॉइंट है, विश्व के कौन से जीव कौन से पक्षी जो है गीत गाते हैं, तो अधिकांश जो नर होते हैं, नर पक्षी जो होते हैं वो हमेशा गीत गाते हैं। विश्व का सबसे ज़्यादा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो आर्कटिक टर्न पक्षी आप इसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा पक्षी है जो बाघ की तरह बोलता है, बिटर्न पक्षी जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा पक्षी है जो मीलों दूर तक अपने शिकार को देख लेता है, तो बाज आप यहाँ पर बोल सकते हैं। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके से भी अराइज हो सकते हैं, तो इसकी भी तैयारी आप साथ के साथ करते रहें, अपना सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ते रहो, साथ ही जो इस तरीके के पॉइंट होते हैं जो पक्षियों से रिलेटेड होते हैं, ये चीज़ें भी आपको पढ़ते रहना है। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे, मिलते हैं इसके अगले सेशन में जहाँ पर इन पक्षियों का जो है पॉल्यूशन किस तरीके से इनको प्रभावित कर रहा है, किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, कुछ फैक्ट्स वगैरह के बारे में हम लोग अगले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।